हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 32। आदित्य वहीं खड़ा प्यार से अनामिका को देख रहा था। तभी आकाश उसके पास आया और कहा, सुना है आज सुबह डाइनिंग पर तुम अनामिका की जगह जीजू का पैर सहला रहे थे। चक्कर क्या है? आदित्य ने सुना तो झेप गया। दूसरी ओर बड़बड़ाते हुए कहा, जीजू के पेट में कोई बात नहीं टिकती। और फिर पलटकर आकाश से कहा, भाई वो दादू मुझे बुला रहे थे, रुको मैं अभी आया। कहकर आदित्य वहां से खिसक गया और आकाश हंसने लगा। जीजू को कोसते हुए आदित्य दादू की ओर आया और कहा, दादू कब चलेंगे यहाँ से मंदिर? पहले स्नान तो कर लें। तो आदित्य बोला, घर से नहा करके तो आए हैं सब। हाँ, लेकिन मंदिर जाने के लिए पवित्र होना भी तो जरूरी है ना। इस नदी के पानी से पवित्र होकर ही दर्शन के लिए जाना है। भूल गया तू? हाँ, याद आया। उफ, आपके ये रूल्स। आदित्य ने मुंह बनाकर कहा। तभी दादू बोल पड़े, अच्छा वो सुबह डाइनिंग के नीचे तेरा और सोमेश जी का क्या चल रहा था? आदित्य ने सुना तो हैरान, मतलब घर में सबको वो बात पता थी? उसने गुस्से से जीजू को देखा और कहा, ये जीजा जी ने सबको बता दिया, इनकी तो मैं। लेकिन वो वहीं रुक गया क्योंकि जीजू के साथ इस वक्त राकेश जी खड़े थे और उनके सामने आदित्य उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। आदित्य सबसे साइड में ही चला गया। सर्दी का मौसम था, इसलिए दादी माँ ने सबसे नहाने के बजाय हाथ पैर और मुंह धोने को कहा। सबने हाथ मुंह धोए और फिर राकेश ने कुछ नाव वालों को बुक किया। सभी उनमें सवार हो गए। जीजू, आदित्य, अपनी और तनु एक नाव में थे। अनामिका, आकाश, नीता और काव्या एक नाव में, बाकी बचे सब एक में। नदी पार करके सभी किनारे पहुंचे। आदित्य तो बस जीजू को घूरते जा रहा था और बेचारे जीजू उससे बचने की नाकाम कोशिश। खैर सभी ऊपर मंदिर पहुंचे। मंदिर के कोने में एक बड़ा ज्योतिर्लिंग था जिसके चारों ओर पानी था। सबने मंदिर में दर्शन किए। आदित्य अनामिका के साथ साथ मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। ये करते हुए उसे बहुत खुशी हो रही थी। मंदिर में आने से पहले आदित्य ने अपना जैकेट बाहर ही उतार दिया था। शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले हुए थे। अनामिका ने परिक्रमा पूरी की और शिव भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना दुपट्टा अपने सर पर रखा और हाथ जोड़ दिए। उसने पलटकर आदित्य को देखा, वह खड़ा उसे देख रहा था। अनामिका उसके पास आई, उसके शर्ट के बटन बंद किए और उसके दोनों हाथों को उठाकर आपस में जोड़कर कहा, हम सबसे पवित्र जगह खड़े हैं, प्रार्थना ना सही इस जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हैं। अनामिका की बात भला वह कैसे टाल सकता था। उसने आंखें मूंद ली। अनामिका खुश होकर उसके बगल में खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। कुछ ही दूर खड़े आकाश और जीजू उन दोनों को देख रहे थे। आकाश ने मुस्कुराते हुए जीजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख रहे हो जीजू, लड़का सुधर रहा है। हाँ साले साहब, पर अच्छा लग रहा है दोनों को साथ देखकर। लेकिन दोनों में से सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? दोनों यहाँ खड़े होकर भी अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए मांग रहे हैं। आकाश मुस्कुराया और कहा, ऐसी मोहब्बत मैं पहली बार देख रहा हूँ जीजू। जीजू भी मुस्कुराए और कहा, हाँ साले साहब, कैसे कहें इन्हें कि कितना प्यार है। आदित्य और अनामिका मंदिर के प्रांगण में भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। अनामिका मन ही मन भगवान से कहने लगी, हे भोलेनाथ, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आदित्य जी को जो सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं। पास खड़ा आदित्य आंखें मूंदे मन ही मन कह रहा था, ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है ना, ये सच में पागल है। पर मैं इस पागल से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इसे हमेशा मेरे पास रखना। बाकी सारी खुशियाँ मैं इसे दे दूंगा। दोनों ने अपनी आंखें खोली और पंडित जी से प्रसाद लेकर मंदिर के बाहर चले आए। जहाँ जीजू और आकाश खड़े थे उनके पास नीता भी चली आई। सभी बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद अवनी ने सबको नीचे पानी के पास चलने को कहा। सभी नीचे चले आए। नदी के किनारे जहाँ से नर्मदा नदी का साफ ठंडा पानी बह रहा था, सभी वहाँ अपने अपने फोन में तस्वीरें ले रहे थे। अनामिका को वो जगह काफी पसंद आ रही थी। वहाँ का वातावरण काफी शांत और लुभावना था। अनामिका तो जैसे उनमें खोकर रह गई। आदित्य ने देखा तो अपने फोन में चुपके से वो तस्वीर ले ली। दोपहर होने को आई। सभी वहां घूमते हुए मंदिरों के दर्शन करते रहे। नीता भी बहुत खुश थी। सबने दोपहर का खाना भी वहीं खाया और शाम होने से पहले घर के लिए निकल आए। इस बार बाइक से आकाश और नीता पहले ही निकल गए। राकेश, राधा, दादू और दादी माँ एक गाड़ी से निकल गए। आदित्य दूसरी गाड़ी में जीजू, अपनी तनु, काव्या और अनामिका के साथ चल पड़ा।
जीजू आदित्य के बगल में बैठे थे और बाकी सब पीछे। आदित्य चाहता था अनामिका उसके बगल में बैठे, लेकिन जीजू अनामिका से पहले ही आकर बैठ गए। आदित्य उनको देखता तो जीजू मुस्कुरा देते। आदित्य ने धीरे से उनके कान में कहा, कबाब में हड्डी बनना जरूरी था क्या? पीछे नहीं बैठ सकते थे दी के पास? हाँ तो क्या हो गया? जीजू ने सबको सुनाकर कहा तो पीछे से तनु ने कहा, क्या हुआ? अरे ये आदित्य कबाब की बात कर रहा है। छी आदित्य, अभी अभी मंदिर से आए हो और तू ये सब बातें कर रहा है। तनु ने आदित्य को डांट दिया। आदित्य ने जीजू को घूरा तो जीजू ने बात बदलते हुए तनु से कहा, अच्छा तनु, घर कब चलना है या यहीं रहने का इरादा है? आप जब कहें तब चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज शाम को ही निकल जाते हैं, सुबह तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। आज शाम ही क्यों, कुछ दिन और रुक जाइए ना जीजा जी। पीछे बैठी अनामिका ने कहा तो जीजू बोले, अरे अनामिका, इतने दिन से यहीं है, घर ऑफिस भी तो देखना है, फिर जल्दी वापस आएंगे तुम सब लोगों से मिलने। हाँ लेकिन आज शाम ही क्यों, कल सुबह निकल जाना आराम से, रात में ठंड भी होती है, परेशान हो गए आप और दी। आदित्य ने कहा तो जीजू बोल पड़े, अरे वाह साले साहब, बड़ी चिंता हो रही है आपको मेरी। मुझे आपकी नहीं, दी और काव्या की चिंता हो रही है। कल सुबह चले जाना आप। हाँ ये सही है, काव्या की तबीयत भी थोड़ी खराब है और पैकिंग भी करनी है। कल सुबह ही निकलते हैं सोमित। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, सोमित ने कहा और फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन करते कहा, क्या बोरियत मचा रखी है साले साहब। गाना बजने लगा। मानना पड़ेगा यार, तुम्हारी पसंद बहुत गजब है। ये गाना तो सीधा रूह में उतरने वाला है। जीजू ने आदित्य की तारीफ करते हुए कहा, मेरी पसंद की पसंद है ये। कहते हुए आदित्य ने गाड़ी के अंदर लगे मिरर में देखा, जिसमें अनामिका की नजरें साफ नजर आ रही थी और वो भी उस मिरर में आदित्य को देख रही थी। जीजू समझ गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर अनामिका से कहा, चॉइस अच्छी है तुम्हारी अनामिका। जीजू की बात सुनकर अनामिका मुस्कुरा दी तो जीजू ने अवनी से कहा, अच्छा अवनी, तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में जीजू? लव मैरिज या फिर अरेंज? जीजू ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा। अवनी थोड़ा घबरा गई तो जीजू ने कहा, यहाँ हम लोग सब मौजूद हैं और तुम फोन में लगी हो, गलत बात है बेटा। अब बताओ, अरेंज मैरिज या लव? अनजान नमूने से तो अच्छा है, जाना पहचाना कमीना मिल जाए। अवनी ने पहेलियां बुझाते हुए कहा, मतलब? अरे मतलब लव मैरिज बेस्ट है। शादी मेरी है तो लड़का भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। अवनी ने कहा तो सब हंस पड़े। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लव मैरिज ही होगी, जीजू ने कहा। कैसे? अरे भाई, लव मैरिज का ट्रेंड चला हुआ है। अपने घर में पहले आकाश और अब लग रहा छोटे साले साहब की भी होनी चाहिए। जीजू ने आदित्य को देखकर कहा तो पीछे बैठी अनामिका मुस्कुराने लगी। आदित्य भी हाजिर जवाब ठहरा तो बोल उठा, क्यों, मैं आपको खुद अच्छा नहीं लगता जो मेरी शादी के पीछे पड़े हो आप? जीजू अनामिका की ओर पलटे और कहा, तुम बताओ अनामिका, कब करोगी शादी? जीजू का सवाल सुनकर अनामिका ने कहा, हम क्या बताएं, अभी तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है, इतनी जल्दी शादी? हे भगवान, तुम दोनों ने एक दूसरे को कहा है कि नहीं जो तुम्हारे मन में है? देखो, हम लोगों के सामने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जीजू क्यों ना इनका एक प्रपोजल करवा देते हैं, मुझे भी देखना है आदित्य भाई कैसे लगते हैं लड़की को प्रपोज करते हुए। प्लीज, अवनी ने चहकते कहा। अवनी, ग्रेट आइडिया। साले साहब गाड़ी रोको, पागल हो गए हैं क्या आप लोग? प्यार है तो सबके सामने जताना जरूरी है क्या? आदित्य ने कहा तो अवनी बच्चों की तरह बोली, भाई प्लीज ना, प्लीज हम सबको देखना है वो मोमेंट। जीजू समझाओ ना इसे। अच्छा थोड़े लगता है ऐसे सबके सामने, वो भी बीच सड़क पर? आदित्य ने कहा। अनामिका बेचारी खामोश, ऐसी सिचुएशन में क्या कहे। थोड़ा आगे चलकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह आई तो जीजू ने आदित्य को बोलकर गाड़ी रुकवा दी। सभी नीचे उतरे। जीजू ने आदित्य से कहा, साले साहब शुरू हो जाओ। ये सब करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है यार, प्यार करते हो तो उसे फील कराना भी जरूरी है। अब ज्यादा भाव मत खाओ, देखो कितना अच्छा वक्त है और मौसम भी, कर दो अनामिका को प्रपोज। आदित्य ने अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसके सामने कुछ दूर खड़ा हो गया। अनामिका का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा। आज पहली बार उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसने अनामिका की आंखों में देखा और बोलना शुरू किया, मुझे बाकी लोगों की तरह बातें बनाकर कहना नहीं आता, ना ही मैं इन सब में विश्वास रखता हूँ।
मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया का सबसे मजबूत इंसान हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ पर तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं देख सकता जिनमें मेरा चेहरा बसता है। मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसे प्रपोज नहीं किया है और आंखों में देखकर तो बिल्कुल भी नहीं, पर जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। अनामिका, क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही मेरे साथ रहोगी? अनामिका बस आदित्य की बातें सुनकर मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने आदित्य को इतना रोमांटिक बात करते हुए नहीं सुना था। वह प्यार से आदित्य के चेहरे की ओर देखती रही। आदित्य ने अनामिका के हाथों को छोड़ा और अपने हाथ की आखिरी उंगली से रिंग निकालकर अनामिका की उंगली में पहनाते हुए कहा, और ये इस बात का सबूत है कि तुम सिर्फ मेरी हो। अनामिका मुस्कुरा उठी। अब लग रहा था वो उसे पुराना आदित्य जो हमेशा उस पर ऐसे ही हक जताया करता था। जीजू और अपनी तो वही हूटिंग करने लगे। अनामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आदित्य ने आगे बढ़कर अनामिका को गले लगाया और फिर जीजू की ओर बढ़कर कहा, अब ठीक है। ओह, अब जाके मिली मेरे कलेजे को ठंडक। जीजू ने आदित्य को गले लगाया और फिर धीरे से उसके कान में कहा, बहुत प्यारी बच्ची है वो, कभी उसका दिल मत दुखाना और तुम दोनों के प्यार को किसी की नज़र न लगे। आदित्य जीजू से दूर हुआ तो अवनी ने कहा, भाई आप इतने रोमांटिक इंसान हो, पहली बार देखा है मैंने, वरना मैं तो अब तक आपको सड़ू ही समझ रही थी। ए, सड़ू बुलाने का हक सिर्फ उसे है। आदित्य ने अवनी का कान खींचते कहा। अच्छा बाबा सॉरी, अवनी ने कहा तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका कान छोड़ा और उसे साइड हक करते हुए कहा, वैसे थैंक यू अपने दोस्त को हमारे घर लाने के लिए। अनामिका भी वहीं खड़ी थी तो तनु उसके पास आई और प्यार से कहा, क्या हुआ अनामिका? अनामिका की आंखों में आंसू झलक आए तो तनु ने कहा, ये क्या? खुशी के मौके पर आंसू, क्या हुआ? अनामिका ने आंखों के किनारे पहुंचते हुए कहा, आज से पहले किसी से इतना प्यार नहीं मिला। उन्हें इतना खुश देखकर डर लगता है किसी की नज़र न लग जाए। धत पगली, तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो, तुम्हारे प्यार को किसी की नज़र नहीं लगेगी। तनु अनामिका को लेकर गाड़ी के पास चली आई। अनामिका को देखकर जीजू ने कहा, क्यों अनामिका, प्यार है? शर्माकर अनामिका तनु के पीछे छुप गई तो आदित्य ने कहा, अब उसे छेड़ना बंद करो आप। अच्छा, अभी से पजे से, क्या बात है आदित्य बाबू? जीजू ने आदित्य को ताना मारते हुए कहा। आदित्य ने देखा कुछ ही दूर सामने चाय की दुकान है तो उसने बात बदलने के लिए तनु से कहा, दी चाय पियोगे आप लोग? हाँ आदित्य, चाय तो तू पिला ही दे, वैसे भी आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है। आदित्य दुकान की ओर गया, सबके लिए चाय ऑर्डर की और काव्या के लिए एक चिप्स का बड़ा पैकेट लेकर चला आया। आदित्य ने पैकेट खोलकर गाड़ी के बोनट पर बैठी काव्या को दिया तो उसने सबसे पहले अनामिका को खिलाया। आदित्य ने देखा तो कहा, अच्छा बेटा, चिप्स में लाया, खिला पहले अनामिका को रही हो, मुझे कौन खिलाएगा? काव्या ने पहले अनामिका को देखा और फिर आदित्य से कहा, भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं तो खुद से खा लो। काव्या की बात सुनकर आदित्य हैरान था और बाकी सब हंस पड़े तो आदित्य ने कहा, अच्छा तो फिर इसे क्यों खिलाया? क्योंकि अनु मेरी दीदी है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी नहीं, मामा जी कहो। आदित्य ने काव्या के हाथ पकड़े, पैकेट से चिप्स निकाल कर खाते हुए कहा, दीदी मामी कैसे बनी? काव्या ने मासूमियत से पूछा। काव्या, ये तुम्हारे अकड़ू मामा को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इनको तुम्हारी मामी बनाने का फैसला कर लिया। तनु ने कहा तो काव्या बोली, तो क्या अनु भी ससुराल चली जाएगी? ये पहली दुल्हन है जो शादी के बाद ससुराल से वापस ससुराल ही जाएगी। जीजू ने कहा तो सारे हंस पड़े। लड़का चाय ले आया। आदित्य ने सबको चाय दी और खुद भी अपनी चाय लेकर गाड़ी से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। अवनी और तनु आपस में ही कुछ बातें करने में बिजी थे। जीजू भी आदित्य की साइड कुछ दूर खड़े थे। आदित्य ने देखा अनामिका सामने खड़ी है तो उसने उसे अपने बगल में आकर खड़े होने को कहा। अनामिका आकर उसके बगल में खड़ी चाय पीने लगी। आदित्य ने जैसे ही अनामिका का हाथ पकड़ना चाहा, पास खड़ी तनु ने पूछा, आदित्य, यहाँ से घर कितनी देर में पहुँचेंगे? बस दी 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। क्यों, कोई काम था? हाँ, वो मुझे मेडिकल से काव्या के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी थी, इसे खांसी भी है, नाक भी बह रही है। ठीक है दी, आदित्य ने कहा। उसका ध्यान अभी भी तनु की तरफ था, लेकिन दूसरा हाथ उसने अनामिका के हाथ की ओर बढ़ा दिया। पर जैसे ही उसने अनामिका का हाथ पकड़ा, उसे उसका हाथ कुछ भारी लगा। आदित्य ने पलट कर देखा तो जीजू उसके बगल में खड़े थे। उन्हें देखकर आदित्य ने तुरंत उनका हाथ छोड़ दिया तो जीजू ने उसे छेड़ते हुए कहा,
क्या हुआ, पकड़ो पकड़ो। बेचारा आदित्य, जीजू हर बार उसका पोपट बना देते। आदित्य वहां से हटकर ड्राइवर वाली सीट पर आया। अनामिका वहीं खड़ी थी। उसने उसके हाथ से उसका चाय का कप लिया और अपना कप उसे थमा दिया। आदित्य ने देखा तो कहा, ऐसा क्यों किया? अनामिका ने कहा, आपसे ही सीखा है, जूठा पीने से प्यार बढ़ता है, बस वही कर रहे हैं। तो आदित्य मुस्कुराने लगा। चाय के बाद सभी वापस गाड़ी में बैठे और घर को निकल गए। आदित्य बहुत खुश था। जिससे वह प्यार करता था वह उसके साथ थी, और उसका परिवार भी। वैसे वो इंसान खुशनसीब होता भी है जिसके प्यार को उससे ज़्यादा उसके घर वाले पसंद करते हों। शाम 5 बजे सभी वापस इंदौर पहुंचे। आदित्य ने काव्य के लिए दवाई खरीदी और फिर सबको लेकर घर आ गया। राकेश और बाकी सब उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। सभी हॉल में जमा थे और खुश थे। नीता सबके लिए चाय बनाने जाने लगी तो अनामिका ने उसे बैठाते हुए कहा, हम बना लाते हैं, आपके आने के बाद हमें तो कोई काम ही नहीं मिलता करने को। अनामिका की बात सुनकर नीता मुस्कुरा दी और कहा, अच्छा ठीक है, वैसे मैंने बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे हाथों से बनी चाय की। अनामिका चाय बनाने किचन की ओर चली गई। राकेश ओमकारेश्वर के बारे में सोमित जीजू को बता रहे थे। वहाँ की मान्यता के बारे में बता रहे थे। तनु नीता से अवनी से बातें करने में बिजी थी। आदित्य ने देखा सभी कहीं न कहीं लगे हैं तो वह उठकर जाने लगा। जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, आकाश ने कहा, आदित्य तू कहाँ जा रहा? आदित्य ने मुंह बना लिया और पलटकर कहा, प्यास लगी थी, पानी लेने जा रहा हूँ। ये रखा पानी। आकाश ने पास पड़ी बोतल की ओर इशारा करके कहा तो नीता बोल पड़ी, देवर जी हमें 1 गिलास गर्म पानी चाहिए, ला देंगे प्लीज? हाँ हाँ भाभी, मैं लाता हूँ, कहते हुए आदित्य चला गया। भाभी पर उसे बड़ा प्यार आ रहा था कि कैसे वो उसकी हर बात समझ लेती है। आदित्य के जाने के बाद आकाश ने धीरे से नीता से कहा, झूठ बोला ना तुमने? तुम भी ना, घर में सबके सामने वह अनामिका से बात नहीं कर पाते। मुश्किल से दोनों साथ होते हैं और तुम उन्हें टोक देते हो। अच्छा, देवर भाभी में अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। हाँ, आकाश ने छेड़ा। नीता कुछ कहती इससे पहले राधा ने बुला लिया। उधर आदित्य किचन में आया। अनामिका चाय बनाने में बिजी थी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर करके कहा, मेरी नज़रों से दूर मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप चाहते क्या हैं? हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहा करो ना। आदित्य ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा। अनामिका ने देखा चाय उफन कर नीचे गिरने वाली है तो वह उसोर आई और चाय संभालने लगी। आदित्य उसके सामने प्लेटफॉर्म से पीठ लगाकर खड़ा हो गया और उसे देखता रहा। उसका इस तरह से देखना अक्सर अनामिका की धड़कनें बढ़ा देता था। उसने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसे मत देखिए, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं, आप बाहर जाइए। नहीं, आप जाइए ना। नहीं जा रहा, क्या कर लोगी? आदित्य ने थोड़ा तनते हुए कहा, ठीक है, फिर हम ही चले जाते हैं। कहते हुए अनामिका जैसे ही जाने लगी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर फिर से अपनी ओर कर लिया। आदित्य को अपनी ओर देखते पाकर अनामिका ने कहा, अब क्या है? आदित्य ने ना में गर्दन हिला दी और अनामिका को छोड़ दिया। अनामिका ने चाय कपों में छानी और लेकर बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे ही आदित्य चला आया। अनामिका ने सबको चाय दी, खुद ने नहीं ली। सभी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। बातों बातों में जीजू ने जाने की बात कही तो राधा थोड़ी उदास हो गई और कहा, कुछ दिन और रुक जाते। मौसी जी, जाना होगा, ऑफिस भी रह गया। दामाद जी ठीक है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर जल्दी ही सबसे मिलने वापस आइएगा आप लोग। जी मौसा जी, जरूर। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था। दादी माँ अपने पूजा पाठ में लग गई और राधा नीता किचन में। राकेश और सोमित जीजू बैठकर बातें कर रहे थे। अनामिका काव्या के साथ अपने कमरे में थी और उसे सुला रही थी। आदित्य अपने कमरे में वह बार बार अपने दरवाजे पर आता, अनामिका के कमरे को देखता और वापस चला जाता। अब तो अनामिका के बिना एक पल भी उसे मुश्किल लग रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और अनामिका को एक मैसेज भेज दिया, दरवाजे पर आओ। अनामिका का फ़ोन बजा। उसने देखा आदित्य का मैसेज है तो थोड़ा हैरान भी हुई, क्योंकि दोनों आमने सामने ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आदित्य उसे मैसेज कर रहा था। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो आदित्य ने फिर से मैसेज किया, आओ ना प्लीज़। अनामिका उठी, काव्या को कंबल ओढ़ाया और दरवाजे पर आई। आदित्य के कमरे की ओर देखा, वो गेट पर ही खड़ा था।
अनामिका ने आंखें हिलाई। आदित्य ने ना में गर्दन हिला दी और उसे देखता रहा। अनामिका ने वापस जाने का इशारा किया। आदित्य ने ना में गर्दन हिला दी और वहीं रुकने का इशारा किया। अनामिका ने दोनों हाथों से क्या है का इशारा किया। आदित्य ने अपने हाथों को जोड़कर एक हार्ट बनाया और अनामिका के आगे कर दिया। अनामिका ने अपनी उंगली दिमाग के पास घुमाकर आदित्य को पागल हो गए हो का इशारा किया तो आदित्य मुस्कुराया और अनामिका को उंगली से पॉइंट करके फिर से हार्ट बनाकर जताया, तुम्हारे प्यार में। अनामिका मुस्कुरा दी। मुस्कुरा क्या दी बल्कि हंसने लगी। इधर आदित्य भी हंसने लगा था। अनामिका को वो हंसता हुआ बड़ा पसंद था। अनामिका उसे देखती रही तो आदित्य ने हाथों से क्या हुआ का इशारा किया। अनामिका ने ना में गर्दन हिला दी पर आदित्य कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने दोनों हाथों से कुछ बांधने की एक्टिंग की। हथेली से कुछ उठाकर हवा में लगाने का इशारा और फिर अनामिका की ओर देखकर गर्दन उठाकर हाँ का इशारा किया तो अनामिका ने सर में से पलकें झुका ली। अगले पल वापस पलकें उठाकर आदित्य को देखा और मुस्कुरा दी। आदित्य ने अपना हाथ पेट पर रखा और दूसरा कमर पर रखकर मुंह बनाकर 1-2 कदम चला तो अनामिका ने अपना सर पीट लिया। सबसे खूबसूरत बात उस वक्त ये थी कि दोनों चुप थे, बस इशारों से अपनी बातें समझा रहे थे। आदित्य चाहता तो पास जा सकता था, लेकिन बस वह दूर से ही अनामिका को मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। अनामिका ने सर पीटा तो आदित्य ने अपने हाथों की गोद बनाकर झुलाया और फिर गाल पर उंगली रखकर सोचने लगा और अनामिका की ओर देखकर इशारा किया, इसका नाम क्या रखें। अनामिका ने सोचा और फिर पहले उंगली आदित्य की ओर की और फिर अपनी ओर करके आखिर में दोनों हाथों को जोड़कर दिल बनाया। आदित्य मुस्कुराया और जैसे ही उछला उसकी नजर सीढ़ियों से ऊपर आते राकेश की ओर गई और वह तुरंत अपने कमरे में भाग गया। अनामिका भी अंदर चली गई, लेकिन अंदर आकर वह आदित्य के बचपने पर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से काव्या जाग गई और उठकर बिस्तर पर बैठकर कहा, क्या हुआ अनु, हंस क्यों रही हो। अनामिका को याद आया काव्या सो रही थी। उसने अपनी हंसी रोकी और काव्या को वापस सुलाते हुए कहा, कुछ नहीं काव्या। थोड़ी देर थपथपाने के बाद काव्या वापस सो गई। अनामिका ने उसे अच्छे से उठाया और नीचे चली आई। आदित्य नहीं आया था, वो सो रहा था। शायद अनामिका को खाना खाते हुए आदित्य की नौटंकी याद आ गई तो वह वहां भी हंसने लगी। अनामिका को यूं अचानक हंसता देखकर सभी हैरान थे। अनामिका ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने सबसे सॉरी कहा और खाना खाने लगी। खाने के बाद जीजू और तनु के साथ नीता, आकाश और अनामिका भी उनके कमरे में चले आए। तनु और जीजू पैकिंग कर रहे थे। नीता तनु की हेल्प करने में लगी। आकाश वहीं बैठा अपने फोन में लगा हुआ था। अनामिका जीजू की हेल्प कर रही थी। कुछ देर बाद घूमते घामते आदित्य कमरे में आया और आकर बेड पर लेटते हुए कहा, जी सच में जा रहे हो। हाँ बेटा जी, अब जाना ही पड़ेगा, वरना तेरे जीजा जी ताने मारते रहेंगे कि ससुराल में कोई इतने दिन रहता है क्या। तो जीजू बोले, मैं कोई ताने नहीं मार रहा हूँ। तू खाना खाने क्यों नहीं आया। आकाश ने आदित्य से पूछा। सो गया था, पता नहीं कब बड़ा होगा ये लड़का, न समय से खाता है न समय से सोता है, तभी ये हाल बना हुआ है। तनु ने कहा तो आदित्य उठकर बैठ गया और कहा, दी इसे पर्सनालिटी कहते हैं। हाँ देखी तेरी पर्सनालिटी, अब जाकर खाना खा ले। तेरी पसंद की सब्जी है, अकेले कैसे खाऊं। आप यहीं बैठो, मैं ले आती हूँ। नीता ने उठते हुए कहा तो आदित्य ने कहा, भाभी आप बैठो ना, अनामिका ले आएगी। हम ले आते हैं। अनामिका उठकर आदित्य के लिए खाना लेने चली गई। आदित्य के लिए खाना लेकर आई। आदित्य ने वहीं बैठकर खाना खाया और फिर सबसे बातें करने लगा। नीता ऊपर बेड पर बैठी थी। आदित्य का नीचे जमीन पर उसके पैरों में बैठ गया। नीता उसका सर दबाने लगी। बिल्कुल वही एहसास था जैसा राधा के हाथों में होता था। आदित्य ने नीता का हाथ पकड़कर कहा, पता है भाभी, भाभी को माँ का दर्जा क्यों दिया जाता है। क्यों। क्योंकि उनके हाथों में माँ का जादू होता है। आदित्य ने कहा तो नीता मुस्कुरा दी और फिर से आदित्य के बालों में उंगलियां घुमाने लगी। बातों बातों में रात के 11 बज रहे थे। सभी सोने चले गए। सोमे जीजू को सुबह जल्दी निकलना था। आदित्य ने कहा कि वह उन्हें स्टेशन तक छोड़ आएगा। सुबह जीजू और तनु अपने सामान के साथ तैयार थे। राधा ने उनके बैग के अलावा 2 बड़े बैग तोहफे और मिठाइयों से भर दिए। तनु ने मना किया, लेकिन राधा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। जीजू सबसे मिले और आकर गाड़ी में बैठ गए।
आदित्य पहले से ड्राइवर सीट पर बैठा था। तनु दादी दादू और राधा से मिल रही थी। नीता को भी उसने आकाश के साथ दिल्ली आने को कहा। अनामिका वहीं खड़ी थी। तनु उसके गले मिली और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखिएगा छोटी भाभी। अनामिका मुस्कुरा दी। अपनी तो आंखों में आंसू ही ले आई उनके जाने के नाम से। तनु ने उसे प्यार से पुचकारा और फिर आकर गाड़ी में बैठ गई। जीजू ने अनामिका से कहा, अनामिका स्टेशन तक छोड़ने नहीं आओगे हम लोगों को? अनामिका ने राधा की तरफ देखा तो राधा जाने का इशारा कर दिया। अनामिका पीछे तनु के साथ बैठ गई। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सभी स्टेशन पहुंचे, टिकट कंफर्म की और कुछ देर बाद ट्रेन आ गई। आदित्य ने सामान अंदर रखा। तनु और जीजू अनामिका से मिले, उसे हमेशा खुश रहने और दिल्ली आने को कहा। आदित्य ने तनु के पांव छुए और फिर सोमे जीजू की ओर देखने लगा। जीजू भी उसे देखते रहे तो आदित्य जाने के लिए मुड़ गया। जीजू ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी ओर किया, गले लगाते हुए कहने लगे, अपना ख्याल रखना और गुस्सा थोड़ा कम करना। तुम पर हाथ उठाया उसके लिए सॉरी। तुम्हें बहुत मिस करूंगा, जल्दी आना। आदित्य ने भी जीजू को गले लगा लिया। ट्रेन चल पड़ी तो जीजू दोनों को बाय बोलकर काव्य और तनु के साथ ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चली गई और उसके साथ ही सोमे, जीजू, तनु और काव्य भी। अनामिका उन्हें देखकर हाथ हिलाती रही। उनके जाने के बाद जैसे ही आदित्य की ओर पलटी, उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से कहा, आप रो रहे हैं? नहीं नहीं, तो आंख में कुछ गिर गया। आदित्य ने आंखों के किनारे आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। अनामिका ने देखा तो समझ गई और आदित्य से कहा, आपको तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। आदित्य ने अनामिका के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और खाली पड़ी पटरियों की ओर देखते हुए कहा, पता है अनामिका, वो सिर्फ मेरे जीजू नहीं है, शी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। जीजू जा चुके थे और उनके जाने से आदित्य थोड़ा अपसेट हो गया। अनामिका उसके साथ ही थी। दोनों स्टेशन से बाहर चले आए। आदित्य और अनामिका गाड़ी में आकर बैठे। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क की ओर बढ़ा दी। सुबह सुबह का वक्त था और मौसम बहुत ही खुशनुमा था। सर्दी की वजह से हल्का कोहरा भी था। आदित्य खामोशी से गाड़ी चलाए जा रहा था। अनामिका ने धीरे से कहा, हमें पता नहीं था आप रोते भी हैं। आदित्य ने अनामिका की ओर देखा और कहा, क्यों लड़के रोते नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है, पर आपकी आंखों में पहली बार आंसू देखे हैं। आदित्य मुस्कुराया और सामने देखते हुए कहने लगा, गलत कहते हैं लोग कि लड़के रोते नहीं या फिर लड़कों को रोना नहीं चाहिए। लड़के भी रोते हैं जब वो अपनी माँ को दर्द में देखते हैं। लड़के तब भी रोते हैं जब वो अपने पापा को मजबूर देखते हैं। लड़के तब भी रोते हैं जब उनका दिल टूटता है, उनके सपने टूटते हैं। वो सबके सामने नहीं रो सकते इस डर से कि लोग हंसेंगे और बचपन से ही हम लड़कों को ये कहा जाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि लड़के भी रोते हैं। अनामिका खामोशी से सुनती रही। उसे चुप देखकर आदित्य ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और गाड़ी के गियर पर रख दिया। अनामिका बस प्यार से उसे देखती रही तो आदित्य कहने लगा, पता है अनामिका, मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ। उसकी वजह है मेरा गुस्सा, मेरी जिद और मेरा स्वभाव, जिसकी वजह से घर में भी मैं सबसे बहुत कम बात किया करता था। दादू से मैं अपनी हर बात शेयर करता, पापा और भाई से बहुत कम बात होती थी। पर जब से तुम आई हो तब से मैंने जाना है कि वो सब कितने अच्छे हैं। भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, पापा हमेशा मेरी केयर करते हैं, बस दिखाते नहीं, अपने चेहरे पर आने नहीं देते। माँ को हमेशा मेरी फिक्र रहती है। दादी माँ दादू सब बहुत प्यार करते हैं। और जीजू, वो तो कब जीजू से मेरे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस घर में मेरी जिंदगी में ना आई होती तो मैं जान नहीं पाता कि फैमिली इतनी अच्छी होती है। मेरे इस बदलाव की वजह सिर्फ तुम हो अनामिका, और मैं बहुत खुश हूँ। पहले से कहीं ज्यादा सोचने लगा हूँ, चीजों को समझने लगा हूँ, खुद से प्यार करने लगा। आप बहुत अच्छे हैं, अनामिका ने एकदम से कहा। मैं नहीं अनामिका, ऐसा नहीं है। मैंने सबका बहुत दिल दुखाया है उनसे दूर रहकर। फिर भी आप बहुत अच्छे हैं। कैसे? आदित्य ने पूछा। आप अपने अंदर की अच्छाइयाँ कभी जान ही नहीं पाए। आप नहीं जानते कि आपके गुस्से के पीछे हमेशा आपकी परवाह छुपी होती है। आपकी जिद के पीछे किसी का भला छुपा होता है। आप कम बोलते हैं
क्योंकि आप नहीं चाहते सामने वाले अनजाने में भी आपकी किसी बात से हर्ट हों। आप अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, आसानी से किसी से भी अटैच हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खूबी जो हर लड़की देखना चाहती है वो है आपकी सोच। आप औरत का सम्मान करना जानते हैं। ऐसी ही कई खूबियां हैं आप में, पर आप कभी ध्यान नहीं देते। आप सबकी खुशी चाहते हैं। अनामिका की बात सुनकर आदित्य हैरान था। आज से पहले उससे ये सब बातें किसी ने भी नहीं कही थी, ना ही कोई उसे इतना करीब से जानता था। आदित्य ने सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए कहा, बच के रहना पड़ेगा तुमसे। क्यों? इतना तो मैं भी नहीं जानता अपने बारे में जितना तुम जानती हो, क्योंकि आप एक समंदर की तरह हैं। आप में कोई जितना गहरे तक उतरेगा उतना आपके बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा। बहुत कुछ है जो आपके सीने में दफन है। आदित्य बस उसे देखता ही रह गया। कितना अच्छा बोलती थी अनामिका, और उस पर बड़ी बात यह कि सच बोलती थी। अब दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे कि तभी अनामिका की साइड वाला शीशा किसी ने खटखटाया। अनामिका ने देखा एक छोटी बच्ची थी, हाथ में फूलों का गुच्छा लिए हुए थी। अनामिका ने शीशा नीचे किया तो वह कहने लगी, दीदी फूल ले लो ना दीदी, बहुत सस्ते हैं, ताज़ा भी हैं। देखो कितने सुंदर हैं, ले लो दीदी। अनामिका के पास उस वक्त पैसे नहीं थे तो उसने प्यार से लड़की का गाल छूकर कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कल रात से कुछ नहीं खाया है दीदी, ज़्यादा नहीं तो एक फूल ले लो, मैं आपसे कम पैसे ले लूँगी दीदी। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने आदित्य की ओर देखा तो आदित्य समझ गया। वह गाड़ी से नीचे उतरा, लड़की की तरफ आया और उससे सारे फूल लेकर कहा, सबका कितना है? 300 रुपये है भैया, पर आप कम दे दो। उसने आस भरी नजरों से आदित्य को देखते हुए कहा। आदित्य ने जेब से पर्स निकाला, उसमें से 500 का नोट निकाला और लड़की को थमा दिया। उसने 500 का नोट देखा तो कहा, मेरे पास छुट्टी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ये सारे रख लो। सच में? उसने हैरानी से खुशी भरे शब्दों में पूछा। हाँ सच में रख लो, आदित्य ने कहते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया। बच्ची खुशी खुशी वहाँ से चली गई।